हम पढ़ चुके हैं अभी तक एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन को, कि एक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस बार थोड़ा सा अलग देखेंगे कि डाइपोल है एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, टू ए डिस्टेंस हम ले रहे हैं बार बार। इस डाइपोल की वजह से रैंडम कोई पॉइंट हो, जो पॉइंट तुम्हारी एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, कोई रैंडम पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये हमें डिस्कस करना है इस लेक्चर में। और ये स्क्रीन जो तुम्हारे सामने, ये तुमने पिछले लेक्चर में देख ली होगी। एक्सियल लाइन पर ये सम अप था, एक समरी थी। मैग्नीट्यूड क्या निकाला था एक्सियल लाइन पर, E इक्वल टू के पी टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में हमने एक स्पेशल केस लगाया था कि अगर डाइपोल बहुत छोटा है और जो पॉइंट जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो बहुत दूर है, तो क्या करेंगे, E इक्वल टू टू के पी अपॉन आर क्यूब। कैसे आया, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके, ए स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया ऊपर वाले फॉर्मूले में, जस्ट ऊपर वाले में ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करो, देखो आर स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, आर की पावर 4 हो जाएगा, एक आर ऊपर और आर की पावर 4 नीचे, कैंसिल हो गया, नीचे आर की पावर 3 बचा। यहां से हमें समझ आया था कि अगर डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हो तो वो आर के साथ क्यूब में वेरी करेगी। डायरेक्शन में हमने देखी कि एक्सियल लाइन पर डायरेक्शन सेम होती है, इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मैं हूं निखिल काम्बोज और स्वागत है आप सभी का ईडोग्राम के इस यूट्यूब चैनल में। हम चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर 6 पे हैं और हमें करना है आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। सो लेट्स मूव। सबसे पहले एक डायग्राम को समझना है हमें। क्या हमने लिया, एक वेक्टर P जो कि डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज माय वेक्टर ए बी, सेंटर है O से P B तक मेरा वेक्टर P। अब इस P के हमने दो कंपोनेंट करे, एक इधर की तरफ जो मेरा K वाले पॉइंट की डायरेक्शन में जा रहा है, और एक इसके परपेंडिकुलर इधर नीचे की तरफ को। ऊपर वाले को मैंने बोल दिया P cos थीटा, क्योंकि भाई मेरा थीटा वाली तरफ cos कंपोनेंट होता है ना, और जो नीचे वाली तरफ है वो हो गया P sin थीटा। तो P cos थीटा P sin थीटा दो कंपोनेंट हो गए और ये वेक्टर P हो गया। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज, ये मेरे पास K पॉइंट है। अच्छा, ये जो वेक्टर जा रहा है O से B1 की तरफ, डायग्राम में भी देख लेना, डायग्राम में B1 है ना, O से B1 की तरफ, क्या ये OB1 वेक्टर इस OB1 वेक्टर के लिए देखो इफ OB1 इज अ डाइपोल, एक डाइपोल होता, और जो कि वो है ही, एक कंपोनेंट तो है ना वेक्टर का, OB1 इज अ डाइपोल, देन K is axial line, then K is axial, is on axial line of OB1। बोलो है या नहीं भाई, OB1 ये जो वेक्टर था मेरा OB1, क्या इसकी एक्सियल लाइन पर है K1, ये K पॉइंट बिल्कुल है भाई, इस OB1 की तो एक्सियल लाइन पर है ये। थोड़ा सा इसको मोड़ दो ना, अगर तुम इसको ऐसा बना दोगे, ये O पॉइंट है, ये B1 पॉइंट है, तो ये K1 आगे जाके एक्सियल लाइन पे तो आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो समझ आ गया। और देखो ध्यान से, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये P sin थीटा, ये जो नीचे वाला वेक्टर है, ये जो P sin थीटा है, क्या ये डायग्राम में जो OB2 नाम से दिया हुआ है, OB2, ये OB2, क्या ये OB2 इज अ डाइपोल, इसको भी एक डाइपोल मान लो, तो क्या होगा, K इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ OB2। अगर तुम्हारा डाइपोल ऐसे है, ऐसे तुम्हारा डाइपोल है, तो ये बीच में सेंटर पॉइंट O हो गया, तो इसकी
ये क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल लाइन ही तो हुई, ये 90 डिग्री एंगल बनाया ना मैंने, दिस इज 90 डिग्री। तो ओ बी टू वैक्टर के लिए ये जो के पॉइंट है ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर आ रहा है। तो कुल मिला के अब हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर हैं, एक वेक्टर ओ बी वन जिसके लिए के पॉइंट एक्सियल लाइन है, और एक वेक्टर ओ बी टू जिसके लिए ओ पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो हम यहाँ पर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। देखिए ये डायग्राम और ये सेम ही था, तो मैं इस वाले को रब कर रहा हूँ। जो एडिशनल डिटेल मैंने यहाँ दी वो मैं वही मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी मेंशन माय दिस थिंग। मैंने बोला ये वाला जो मेरी साइड है ये के एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओ बी वन से भी कर सकते हो, दिस इज पी कॉस थीटा, और जो नीचे की तरफ हो गया ये हो गया पी साइन थीटा, ठीक है। इसको अपने डायग्राम पे ही मेंशन कर देना है। अब देखते हैं, अब पहले बात करते हैं फॉर ओ बी वन की, ठीक है। ये जो, अच्छा ये जो लिखा है मैंने इसको कॉपी पे, मतलब एग्जाम में ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए एग्जाम में क्या लिखेंगे, वो यहां से लिखेंगे, ठीक है। फॉर या कंसीडर करते, कंसीडर ओ बी वन वेक्टर कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट के ड्यू टू ओ बी वन, ओ बी वन वैक्टर की वजह से के पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको मैं ई वन से डिनोट कर देता हूं, ई वन विल बी गिवन बाय, अब ये फॉर्मूला 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 तो याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन क्या थी, याद करो याद करो याद करो, पी के पी अपॉन आर क्यूब, 2 kp/r³ ऐसा कुछ याद आ रहा है, हाँ एक्सियल लाइन पर डबल होती थी, तो मैं कर दूंगा के मतलब 1/4πε0 2p/r³, वेयर r³ इज द डिस्टेंस बिटवीन o एंड k, ठीक है। o k जो है वो इक्वल टू r है, E1 इज इक्वल टू k इंटू 2p/r³ एक्सियल लाइन पे, ड्यू टू ओ बी वन, ये क्या है एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, एक्सियल लाइन पर डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ही होती थी, जिधर मेरा डाइपोल जाता था उधर ही डायरेक्शन भी जाती थी। वेक्टर पी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती थी, तो यहां भी यही होगा, अलोंग के एल, के से एल की तरफ जाता हुआ ये मुझे दिखेगा ई वन वैक्टर, ठीक है। अब दूसरे पास जाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट के ड्यू टू ओ बी टू, ओ बी टू वाला वेक्टर देख लो, ये क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला आएगा इसमें, इक्वेटोरियल लाइन, ओके सर ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन ई टू इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब, अब टू लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाता है। इसकी डायरेक्शन बताओ क्या होगी, देखो के पॉइंट है, इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी पैरेलल थी, याद आ रहा है कुछ, याद आना चाहिए, याद आना चाहिए। अब यहाँ पर के पॉइंट पर जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो कहाँ है, वो तो अलोंग ओ बी टू है, भाई डाइपोल तुम्हारा ये है ना ओ बी टू पी साइन थीटा की बात चल रही है, तो ये के वाला भी नीचे की तरफ को आएगा, ये वाली है तुम्हारी डाइपोल की डायरेक्शन, है नहीं, नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इसके अपोजिट जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इरेज कर देता हूं। और ये एक चीज छूट गई है ऊपर छोटी सी, यहाँ पर भी छूट गई है, भैया हमारा डाइपोल कितना है ओ बी वन, ओ बी वन तो मेरा पी कॉस थीटा था, तो ये 2p कॉस थीटा आएगा, सिर्फ p थोड़ी है, p कॉस थीटा है ना। और ऐसे ही E2 में जब मैं ये ओ बी टू लाइन है मेरी, के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो ओ बी टू में मेरा डाइपोल क्या है, p है क्या, नहीं p नहीं है, p साइन थीटा है, ये ध्यान रखना है, ये छूट गया था, सॉरी फॉर दैट। तो के पी साइन थीटा अपन आर क्यूब, क्या डायरेक्शन आई, के अलोंग
अलोंग के एम, के से एम की तरफ, क्योंकि एंटी पैरेलल होती है ना, इक्वेटोरियल लाइन पर डायरेक्शन एंटी पैरेलल होती है। ये मैंने तुम्हारे साथ यहां पर भी डिस्कस किया था। देखो, ऑन द एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर पी आर इन सेम डायरेक्शन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ई एंड ई इज अपोजिट टू वेक्टर पी, दोनों एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो ये ऐसे टेबल्स बनाते रहा करो, मैं इसे दोबारा बनाऊंगा अभी एक और बार देखेंगे। तो अलोंग के एम, तो के एल एक E1 आ गया, के एम तुम्हारा E2 आ गया, ये यहाँ मेंशन कर दो अपने डायग्राम पे, दिस इज माई E1, दिस इज माई E2। क्या ये 90 डिग्री पे होंगे? बिल्कुल 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि P cos थीटा और P sin थीटा दोनों 90 डिग्री पर हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 और E2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो मुझे देगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ थोड़ा, जब तक यहाँ टाइम है, स्पेस है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके इक्वल टू आर को देखना जरा, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ E1 and E2 will give net electric field। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू अंडर द रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा हो जाएगा, बट थीटा मतलब cos 90 जीरो हो जाएगा, तो मैं उसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, अंडर द रूट एक बार कर ही दूं, ये हो जाएगा E1 की वैल्यू पुट करता हूँ। E1 है मेरा, ये रहा ऊपर 2kp cos थीटा, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, इसको स्क्वायर कर दो, कर दिया सर, प्लस E2 का स्क्वायर kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका भी स्क्वायर कर दो, कर दिया सर। जगह खत्म हो गई है, ऊपर की तरफ चलता हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E आ गया मेरे पास, देखो kp अपॉन आर क्यूब तो कॉमन है, कैन आई टेक इट आउट? यस यू कैन टेक इट आउट। अंडर द रूट 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इस 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ताकि एक इसके साथ एडजस्ट हो जाए। दोबारा सुनो, 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और जो cos स्क्वायर थीटा है वो sin स्क्वायर थीटा के साथ लगा दो, वो 1 हो जाएगा। तो मुझे मिल जाएगा kp अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, वो तो 1 हो गया, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरी kp अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। डायरेक्शन, this is along KN, making an angle alpha with E1, okay, or you can say alpha plus theta with vector P। तो हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं वैसे तो, tan थीटा कर दो, tan थीटा विल बी E2 अपॉन E1, वो भी किया जा सकता है, पर अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है kp अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। रूट में रखना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अभी एंगल भी निकाल देता हूँ मैं, जरा इसको कॉपी कर लो और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ स्पेस खत्म हो गया मेरे पास। अभी इस डायग्राम को जरा याद रखना, हाँ, इस डायग्राम को याद रखना, मैं इसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता यहाँ से अभी, बट ये देख लो, ट्राइंगल के एल एन लूंगा मैं अल्फा निकालने के लिए। कैन आई राइट टेन अल्फा, यहीं पर कर दूं क्या? रेड पेन से कर देता हूँ, टेन अल्फा। टेन अल्फा देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर E2 है, बेस E1 है। भाई टेन अल्फा के लिए ये E2 बना, ये E2, कैन आई राइट दिस एज E2, ये बेस हो गया E1। के एल एन ट्राइंगल की बात चल रही है, के एल एन, तो टेन अल्फा हो गया परपेंडिकुलर E2 अपॉन बेस E1। E2 कितना है? ये रहा kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। E1 कितना है? k 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। इतना तो डिवाइड खुद से कर सकते हो।
के पी अपॉन आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ सिर्फ साइन थीटा बचेगा। और E1 में देखो के पी अपॉन आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 कॉस थीटा बचा, बचा है नहीं। आई कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 2। छोटा सा है ये हो गई मेरी डायरेक्शन। tan अल्फा जो मैंने निकाला वो tan थीटा बाय 2 निकला। थीटा बाय 2 नहीं, tan थीटा पूरा करना है और उसमें पूरे को 2 से डिवाइड करना है। चलो अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। जैसे कुछ स्पेशल केस में अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, लेट्स से फर्स्ट केस लेता हूं। अगर वो के पॉइंट है, इफ के पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ वेक्टर पी कॉस थीटा पी साइन थीटा वाला नहीं, पी वेक्टर पी, ये जो के है ये घूम कर नीचे ही आ जाए, बी के थोड़ा आगे आके बैठ जाए, तो क्या होगा भाई, थीटा एंगल 0 हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा। के उठ के अगर बी पॉइंट के आगे आके बैठ जाए तो थीटा 0 हो जाएगा। देन थीटा इज इक्वल टू दैट इज थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, ओहो देख लो, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट 4 cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यही लगा दो, वैसे आगे वाला भी लिख सकते थे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोई बात नहीं। थीटा को 0 पुट कर दो तो साइन 0 तो 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, 4 का रूट करेंगे 2 आ गया, तो मुझे मिलेगा E इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब इंटू 2। दैट इज माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। यही आया था सबसे पहले, जो मैंने बहुत पहले किया था, पिछले लेक्चर में ही तो किया था, यही आया था। और अब अगर मैं देखूं, इफ के पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ वेक्टर पी, वेक्टर पी की इक्वेटोरियल लाइन पे चला जाए, मतलब ये के पॉइंट घूम कर इधर से और इधर आके बैठ जाए, ये मेरा के पॉइंट हो गया। तो ये देखो, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई। मेरा ओरिजिनल डाइपोल तो ए बी है ना, ए बी की इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया। ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये जो एंगल थीटा है ये कितना हो जाएगा, क्या ये 90 हो जाएगा, यस ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो यहाँ यही फॉर्मूला लगाता हूँ, के पी अपॉन आर क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा, cos 90 तो 0 होता है और sin 90 1 होता है, तो 1 का रूट 1 हो गया, तो यही बचा बस। E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। ये कब आया, इक्वेटोरियल लाइन पर आया। यहां से मैं एक चीज फाइनल लिख देता हूं, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 2 TW2 मिल गया। अब देखो इसमें जो भूलने वाली चीजें हैं, जो बच्चे अक्सर भूलते हैं, वो मैं तुम्हें एक बार और रिमाइंड करा देता हूं। यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे भूलते हैं इस डायरेक्शन को, कि ये जो डायरेक्शन है कहाँ जाएगी। दूसरा बोलते हैं ये जो है पी कॉस थीटा की जगह पी ही लिख देता है, अरे ये तो मैं भी भूल गया था, पी साइन थीटा की जगह से पी लिख देते हैं, ये भूल जाते हैं, ये डायरेक्शन भूल जाते हैं। तो तुम्हें ये डायरेक्शन याद रखनी है और पी कॉस थीटा पी साइन थीटा याद रखना है। और ये लाइन, ये जो मैंने लिखी थी, अगर ओ बी वन डाइपोल है तो के उसका एक्सियल लाइन में आएगा, और अगर ओ बी टू एक डाइपोल है तो के उसका इक्वेटोरियल लाइन आएगा। ये बहुत की लाइन है इस डेरिवेशन को करने के लिए। ये समझ आता है तो सब समझ आता है। अब इस सब को एक बार फिर से सम अप कर देता हूं। एक्सियल लाइन पर क्या मैग्नीट्यूड आया था, याद करो दिमाग पे जोर डालकर, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आया था। स्पेशल केस नहीं पूछ रहा हूं, वो नीचे लिखेंगे, अभी मैं पूरा पूछ रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड E वॉज इक्वल्स टू के पी 2R
अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्या यही आया था? यही आया था। ये एक्सियल लाइन के लिए है। एक्सियल लाइन, अगर स्पेशल केस आर बहुत बड़ा हो जाए, ए बहुत छोटा हो जाए, तो क्या करेंगे? नेग्लेक्ट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, क्या बचेगी? ये बचेगी के पी इंटू टू, टू आ गया यहाँ पर, अपॉन नीचे आर की पावर 4 बनेगा और ऊपर एक आर है, तो सिर्फ आर क्यूब बचेगा। तो ये आ गया मेरा इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये दूर हो जाए, आर पॉइंट बहुत दूर चला जाए, डायरेक्शन क्या होती है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर पी आर इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन होगी। तो मतलब क्या? मतलब अलोंग द एक्सिस ही रहेगा। अलोंग द एक्सिस जो डायरेक्शन पी की है वही डायरेक्शन ई की ही है, ठीक है। अब आ जाओ इक्वेटोरियल लाइन पर। आ गए सर। इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ ये टू जो है ना, ये टू कम हुआ था और तो सब सेम था। याद है कुछ? यहां पर आया था मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था, क्योंकि वहां पर ट्राइंगल ही ऐसा बन रहा था। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये मेरी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब इसको अगर तुम स्पेशल केस में देखो तो E इक्वल्स टू के पी अपॉन स्क्वायर, ए स्क्वायर तो नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दो, आर स्क्वायर की पावर 3/2, टू से टू कैंसिल, आर क्यूब बचता है। देखो ये सब मैंने पीछे ड्राइव कर दिया, ये मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डायरेक्शन बताओ इसकी, इसकी डायरेक्शन आती थी ई एंड पी आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट जा रही है तो डाइपोल मोमेंट लेफ्ट जा रहा है। पी अगर राइट था तो डाइपोल मोमेंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है। एंटी पैरेलल टू ईच अदर, आई कैन राइट एंटी पैरेलल, ठीक है। तो एंटी पैरेलल रहेंगी। ठीक है। अब और जो अभी लेटेस्ट करा, और एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, अब जरूरी नहीं है एक्सियल पॉइंट हो या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट हो, तो यहाँ पर हमारी जो डाइपोल का आया, अच्छा वो मैंने निकाला ही इसके लिए है, ऑन एनी पॉइंट के लिए, तो यहाँ मैं इसको मैंने ड्राइव ही नहीं किया। मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो था के पी अंडर द रूट 3 cos² थीटा +1 अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड और आर दोनों क्यूब में वेरी कर रहे हैं, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तीनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और आर जो है वो इनवर्स रिलेशन शो कर रहे हैं, वो भी क्यूब में। तो ये याद रखना। इसका डायरेक्शन क्या थी? इसकी डायरेक्शन थी, कुछ अल्फा एंगल आया था, मेकिंग एन एंगल अल्फा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, वो तुम्हें निकालना भी मैंने पीछे सिखा दिया है। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर हम डायरेक्ट डायरेक्शन कह सकते हैं, बट ये जो है इसमें तो कुछ अल्फा एंगल बन रहा है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 30 डिग्री, इट कैन बी 45, तो इसको समझ जाना है। तो विद दिस योर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंप्लीटली ओवर। तीनों डेरिवेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेने, रियली हेल्पफुल। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं जरा कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस, ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन है ये, इधर 10 सेंटीमीटर और इधर भी 10 सेंटीमीटर। तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम। तो E1 नाम दे देता हूं इसको। E1 इज इक्वल टू, देखो यही करेंगे ना भाई, ए की वजह से, ए पे जो प्लस क्यू रखा है इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, बी पे जो -3 रखा है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, दोनों को ऐड कर देंगे। E1 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, याद है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
याद है सर। के क्यू क्यू कितना है? 3 × 10⁻⁻6। ये मत भूल जाना, माइक्रो। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 अपॉन आर क्यूब, 10 सेंटीमीटर का क्यूब। भूलना नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में करना याद रखना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे अभी। इसकी डायरेक्शन बता दो जरा। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर को जाएगी, तो ओ बी, अलोंग ओ बी, ओ से बी की तरफ को जाएगी। ओके। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू -3 माइक्रोकुलम, वो कितना आएगा? वो E2 आएगा। वो कितना? के क्यू 3 × 10⁻⁻6 अपॉन आर क्यूब, यानी 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्या डायरेक्शन? ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इट इज टुवर्ड्स दिस -3, तो इट विल बी अलोंग ओ बी, ओ से बी की तरफ ये भी। और ये मैं क्या देख पा रहा हूं? मुझे तो ये दोनों ही सेम दिख रहे हैं, E1 और E2 बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, डायरेक्शन भी सेम दिख रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ई विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। अब क्यों नहीं, दोनों ही सेम है, तो मैं ट्वाइस ऑफ E1 लिख देता हूं, along AB, along O2B। डायरेक्शन मस्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास। E1 कितना है देखो जरा, अच्छा, 2 × E1, E1 3 × 10⁻⁻6, और K की वैल्यू भी लगा देता हूं अब तो, 9 × 10⁻9 अपॉन 10 × 10⁻²। देखो 10 की पावर यहाँ 1 है, 1 और -1 हो गया -1, -1 का स्क्वायर कर दो तो 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 6, 6 9 जा 54 इंटू 10⁻⁻6 एंड 9 +3 एंड +2 +5। मिस्टेक देख लेना, मैं काफी खराब कैलकुलेशन करता हूं। न्यूटन पर कूलम्ब। एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेना है कैलकुलेशन को, बट द प्रोसेस रिमेन्स दिस ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले प्लस की वजह से निकालो, फिर माइनस की वजह से निकालो, और दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो मैंने ऐड कर लिया, दोनों अपोजिट होते तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता, और दोनों अगर किसी एंगल पे इंक्लाइन होते तो मैं वेक्टर सम करता, रिजल्टेंट निकालता E1 और E2 का बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इज दिस क्लियर? अब देखो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 नैनो कूलम हो गए इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स इक्विवेलेंट टू दिस चार्ज? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान रखो बस। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं फोर्स निकाल दूंगा, ठीक है? तो मैं आगे देखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड थी मेरे पास 54 × 10⁻⁴ या 5 न्यूटन पर कूलम। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स हो गया मेरे पास F इज इक्वल्स टू, चार्ज कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻9, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 54 इंटू 10⁻⁵। अब ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा कर दो जरा। is round about 81 into 10⁻⁻4 Newton. That's my answer. अच्छा, कैलकुलेशन देखते रहना है थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मैं कई बार गलत कर देता हूँ। 3-point charges. Next question. This is my question number 2. 3-point charges. This place that this. Okay. Magnitude and direction of dipole moment of the vector of this charge assembly. अब सबसे पहले तो यहाँ पर इसको क्रिएट करो जरा, क्या है ये? तो मैं x तो 0 a, y 0 a, z 0 है, तो मैं इसको x y प्लेन बना देता हूँ, x y प्लेन। एक पॉइंट जो है सबसे पहला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज 0 0 0, ये तो +q वाला है, ये -2q वाला है, और ये +q वाला है ना?
तो प्लस क्यू जो सबसे पहला चार्ज है वो y इक्वल टू ए पे रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है सर, यहाँ ये हो गया मेरा ए, ए पर है, ये डिस्टेंस ए है, दिस इज डिस्टेंस ए। दूसरा x इक्वल टू 0 0 0, यहाँ पर रखा है -2q चार्ज ओरिजिन पे, और x इक्वल टू ए यानी यहाँ पर रखा है एक और प्लस q चार्ज, अगेन ए डिस्टेंस। तो देखो ये दो डाइपोल बन रहे हैं, कैन आई राइट, ये एक डाइपोल तो ऐसा है, -q यहाँ पर प्लस q यहाँ पर, और एक डाइपोल ऐसा है, -q यहाँ पर प्लस q यहाँ पर, दोनों सेम है। इसका डाइपोल मोमेंट P से निकालेंगे तो P1 विल बी इक्वल टू Q इंटू ए, 2a मत करना, डिस्टेंस लेते हैं पूरा, तो पूरा डिस्टेंस a ही लिया है तो a ही रहने दो। और P2 कितना, P2 इज ऑल्सो इक्वल टू Q इंटू ए, दोनों सेम है और 90 डिग्री पे अलाइंड है, और हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट डाइपोल कितना हो जाएगा, नेट डाइपोल विल बी इक्वल टू अंडर द रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 90, वो 0 हो जाएगा, P1 का स्क्वायर यानी QA, और ये बचेगा सिर्फ √2, तो QA इंटू √2। ओ ओ ओ, ये तो सब यही दिखा रहे हैं ACD, तो डायरेक्शन भी देखो क्या डायरेक्शन है, ये XY प्लेन में आएगा, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन कैंसिल करता हूँ, देखो कट करना शुरू करता हूँ, ये नीचे से ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं है, ये बीच में कहीं आएगा, इट इज एट द सेंटर, इधर इधर मेरा रिजल्टेंट आएगा नेट डाइपोल का। क्यू ए, ये तो मैग्नीट्यूड ही गलत बता रहा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस, यस दिस इज द पॉइंट, क्योंकि 0 0 0 ओरिजिन हो गया, x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए, मेरा ये वाला पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरा a, है, तो इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये 45 डिग्री पे ही जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। मजा आया, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। If a force F is acting on a point that is kept on axis of a electric dipole, and if the distance of the point charge is tripled, okay, देखो ड्रॉ कर लेते हैं। फोर्स F is acting on a point that is kept on the axis of dipole, तो मैंने एक डाइपोल, अरे भैया कहाँ बना रहे हो सर, सीधा बनाता हूँ, थोड़ा तिरछा हो जाता है ना, सीधा रखो, तो ये एक डाइपोल बनाया ए बी, ठीक है, और इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट रखा है, ये मैं ले गया स्ट्रेट है, ये यहाँ पर कोई चार्ज रखा है क्यू चार्ज, जिसपे कुछ फोर्स लग रहा है एफ, इसको सेंटर से मैं कुछ आर डिस्टेंस बोल देता हूं। If the distance of point charge is tripled from what is the amount of force, तो देखो फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वही फोर्स में चेंज आएगा, मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ऑन द एक्सियल लाइन, जो मैंने पढ़ा था वो था 2kp/r³, यही पढ़ा था। अगर तुम इस r को ट्रिपल कर दो तो जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई डैश, वो क्या आएगी 2kp/न्यू आर क्या है ट्रिपल, 3r का क्यूब, तो ये क्या आ गया 2kp/3 का क्यूब 27r, तो ये तो भाई 1/27 हो गया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 1/27 हो गई तो फोर्स भी 1/27 हो जाएगा, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस 2r अलोंग द बाइसेक्टर। ठीक है, एक डाइपोल, अगेन एक डाइपोल लेता है, ये मेरा डाइपोल हो गया ए बी, और इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर अलोंग द एक्सिस कोई पॉइंट है, ये है कोई पॉइंट के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ई, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, अच्छा ये डिस्टेंस इन्होंने आर दिया है,
दिस डिस्टेंस इज r, और मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2r अलोंग, तो ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर, और ये डिस्टेंस मेरा 2r है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है। मैं लिखता हूं ई एक्सियल का फॉर्मूला। एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2kp/r³। ये उसने मुझे ई दे दिया, तो ये वैल्यू याद रखना, 2kp/r³ की वैल्यू उसने मुझे ई दे दी। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है kp/r³, लेकिन यहाँ 2r का क्यूब लगेगा क्योंकि डिस्टेंस 2r हो गया है। इक्वेटोरियल लाइन पे 2r पे पूछ रहा है ना, डिस्टेंस 2r अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये मेरे पास हो गया kp/2 का क्यूब, पहले ही 8r³ हो गया। अच्छा, यहां से अगर kp/r³ की वैल्यू निकालो तो kp/r³ वाज इक्वल टू e/2 था, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दिस इज इक्वल्स टू ई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन जो मुझे निकालना है। kp/r³ की वैल्यू मैंने e/2 डाल दी, और एक 8 यहाँ पहले से ही था, दिस कम्स आउट टू बी e/16। माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे देखता हूं। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देखो एक डाइपोल है, और ये इसका डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन देखो, क्या ये डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है? यही तो पढ़ा था। अगर डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, तो डाइपोल की डायरेक्शन आएगी इधर, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। तो यहां पर भी ये वेक्टर पी इधर को जा रहा है, और तुमने एक यहाँ पर कुछ शीट या रॉड जो भी है, इससे तुमने एक अरेंजमेंट कर दिया, तो ये क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये कुछ बताना है। पर आइडेंटिफाई द करंट स्टेटमेंट, डाइपोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द लाइन चार्ज, रिपेल्ड, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, टॉर्क। तो देखो, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ही है, अगर इसे देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज और डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर लग रही है। माइनस वाला चार्ज पास है इस पॉजिटिव के, मतलब डाइपोल का जो माइनस वाला एंड है वो क्लोज टू दिस पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर है, तो माइनस वाला चार्ज डोमिनेट करेगा। यहां पर इसके वजह से आएगा अट्रैक्शन, और प्लस वाला इस प्लस को करेगा रिपल्शन। पर डोमिनेट कौन होगा? अट्रैक्शन डोमिनेट होगा, क्योंकि माइनस इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अट्रैक्टेड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल में। अब आगे हम अगला टॉपिक गॉस थ्योरम लेंगे, और तब तक तुम इस पूरे ही जो लेक्चर है इसको देखो आराम से, ध्यान से। जो भी चीज़ समझ ना आई हो वो कमेंट करो, और फिर देखते हैं इस पूरे लेक्चर को ध्यान से। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 6। थैंक यू।